ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हम लोग बताए थे, पढ़े थे। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन के पहले फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन क्या है। फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है बाबू, एक्स और वाई में रिलेशन को बोलते हैं, एक्स और वाई के संबंध को बोलते हैं, जिसमें हम एक्स का वैल्यू कुछ डाले और वाई का वैल्यू आउटपुट के रूप में आ जाना चाहिए। जैसे आटा चक्की जो मशीन जो लगा हुआ है, जो आटा पीसता है बगल वाला, फिर वो भी फंक्शन है। उसमें हम इनपुट के तौर पर गेहूं डालते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में आटा आता है, वो भी फंक्शन है, लेकिन वो मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, समझे। हाँ, मैथमेटिकल फंक्शन अलग होता है, इसमें गेहूं और चावल नहीं डलाता है, इसमें एक्स का वैल्यू डाला जाता है। ओके बाबू, हाँ, एक्स का वैल्यू डाला जाता है इसमें। सुनिए, तो कोई भी फंक्शन बाबू रहेगा तो उसमें एक्स का वैल्यू डालिएगा तो वाई का वैल्यू बाबू आउटपुट के रूप में आवेगा। लेकिन जैसे जैसे बाबू एक्स डाल करके और वाई निकालने का तरीका बाबू चेंज करता जाएगा, बदलता जाएगा, तो वैसे वैसे फंक्शन का वैरायटी भी क्या होता जाएगा बाबू, चेंज करता जाएगा। और एक बात और बताना चाहते हैं, दुनिया में जो भी फंक्शन है वो सबको डिफाइन किया गया है, मैंने बोला जाए उसके बारे में। इसमें एक्स ऐसे डालेंगे तो वाई इस प्रकार से निकलेगा, एक्स ऐसे डालेंगे तो वाई इस प्रकार से निकलेगा। तो सिग्नल के बारे में क्या बोला गया, अगर सिग्नल लिखेंगे कैसे, ये लिखिए, ऐसे लिखिए, y बराबर एफ जी एन लिखेंगे, एफ जी एन एक्स। इसको एफ जी एन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे y बराबर सिग्नम ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ा करेंगे, सिग्नम ऑफ एक्स, इसी को कहा जाता है सिग्नम ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये भी फंक्शन है, इसमें भी बाबू एक्स का वैल्यू डालने से किसका वैल्यू आएगा बाबू, y का। लेकिन सिग्नम कैसा फंक्शन है, बोला गया, डिफाइन किया गया कि हाँ x के जगह पर दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिएगा, जीरो से बड़ा नंबर, जीरो से बड़ा को पॉजिटिव बोलते हैं बाबू, तो सिग्नम का वैल्यू 1 आवेगा। क्यों 1 आवेगा, कैसे 1 आवेगा, ये जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको डिफाइन परिभाषित किया गया है, समझ रहे ना। हाँ, ऐसा मत सोचिए हमने बता रहे हो कि क्यों नहीं आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया। और इसमें दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डालेगा बाबू तो सिग्नम का वैल्यू -1 आवेगा। सिग्नम का वैल्यू का मतलब y का वैल्यू, सिग्नम का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, x डालने से y का वैल्यू -1 आवेगा, दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर। और x 0 डाल दीजिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। तो सिग्नम का तीन ही तरह का वैल्यू होता है, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए y = 1 आवेगा, y = 1 मतलब सिग्नम का वैल्यू 1 आवेगा। दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दीजिए, सिग्नम का वैल्यू -1 आवेगा, सिग्नम मतलब y का वैल्यू, और 0 डाल दीजिएगा 0 आएगा। ओके, अब इसका ग्राफ जानना है तो देखिए, ये बाबू y = 1 है कांस्टेंट, तो लाइन पर है 2x एक्सिस, ये y = 1 पूरे लाइन का नाम है। तो y = 1 है, इसके किस वैल्यू के लिए, y एक्सिस के राइट में, तो y एक्सिस के राइट में x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 1 है। y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसलिए 0 पर हम लोग ओपन इंटरवल कर दिए, ओपन इंटरवल जगह को खाली कर दिए। और ये बाबू लाइन का नाम क्या है लोगों, y = -1, y = -1 x एक्सिस की बिलो, लाइन पर है 2x एक्सिस, लेकिन y = -1 है, लेकिन किस वैल्यू के लिए, x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव वाला y एक्सिस के पीछे के लिए वाला नजर आएगा। और यहाँ से अपना रूप को खाली कर दिए जहाँ x = 0 था, और x = 0 पर y = 0 और 0 बराबर। ये जो पीला वाला जो फिगर दिख रहा है, यही फिगर किसका है बाबू, सिग्नम ऑफ एक्स का। रात्रि रिवीजन करवा रहे हैं, इससे पढ़ाई नहीं है, इन्हीं को में 1.5 घंटा लग गया था, समझिए, समझे, ऐसा बताया गया था। वीडियो तो है ही है, कैसा बताया देख सकते हैं, देखिए। इसके बाद है बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है देखिए। सबसे पहले बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखेंगे कैसे बाबू, y = x लिख करके, y = x लिख करके मैट्रिक्स जैसा सिंबल दे दीजिए, मैट्रिक्स जैसा, ठीक है, ऐसा y = x लिखे और मैट्रिक्स जैसा इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे दीजिए। इसको y = मैट्रिक्स x नहीं बोलेंगे, मैट्रिक्स x बोलेंगे, अलजेब्रा वाला जहाँ मैट्रिक्स चैप्टर में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, समझे। लेकिन इसको बाबू कैलकुलस वाला चैप्टर में इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखेंगे। पूरी सर तो हमको पता कैसे चलेगा कि मैट्रिक्स लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि वेयर ये जो ब्रैकेट दे करके डॉट ऐसा लिखा रहेगा, रिप्रेजेंट GIF लिखा रहेगा, ये GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, समझे बाबू। इसका मतलब समझिए कि ये मैट्रिक्स नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक जगह लिख देगा, समझे, हर एक जगह। चलिए, ये बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का
कहलाता है। अब चूंकि ये भी फंक्शन है तो इसमें भी एक्स का वैल्यू डालने से किसका वैल्यू आएगा बोलो, वाई का। दुनिया में जो भी फंक्शन है उसमें एक्स का वैल्यू डालने से वाई का वैल्यू आएगा, लेकिन इसमें एक्स कैसे डालने से वाई आएगा सुनिए। ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन वैसा फंक्शन है बाबू जिसमें एक्स के जगह पर कोई भी डेसिमल नंबर डालिए, डेसिमल मतलब दशमलव वाला नंबर, तो दशमलव वाला कोई भी नंबर डालिएगा तो उसका जो वैल्यू होगा जस्ट उसका बिफोर पूर्णांक वैल्यू होगा, इंटीजर, जस्ट बिफोर इंटीजर। जैसे नमूना के तौर पर कोई 6.3 रख दिया डेसिमल नंबर, तो 6.3 का ग्रेटेस्ट इंडियन का मतलब क्या हुआ कि 6.3 होगा कहाँ, 6 और 7 के बीच में मतलब पूरा कोई बीच में रहेगा, इसी इंटरवल में होगा 6.3। और 6.3 का ग्रेटेस्ट इंडियन का मतलब होता है फिर जस्ट पीछे का पूर्णांक, जस्ट बिफोर इंटीजर। तो 6.3 के जस्ट बिफोर इंटीजर कौन है, 6 है। 6.4 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा तो 6 होगा, 6.5 के पीछे 6.9 का भी रहेगा तो फिर उसके पीछे का इंटीजर 6 होगा। मतलब किसी भी डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है फिर जस्ट पीछे का पूर्णांक इंटीजर। 4.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसके पीछे का इंटीजर 4 है, 4.4 का भी 4 होगा। 4 अगर इंटीजर अंदर वाला नंबर डाल दीजिएगा पूर्णांक में तो इंटीजर का सेम हूबहू वही रह जाता है। तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं लेंगे, 4 खुद इंटीजर है तो 4 का 4 ही रह जाएगा। माइनस 5 रहेगा 5 ही रह जाएगा। माइनस 4.3 रहेगा तो माइनस 4.3 के ठीक पीछे का पूर्णांक कौन है, -5। ठीक, जस्ट बिफोर का मतलब लेफ्ट होता है ये। अब इसका ग्राफ जानना है तो ग्राफ जानने के लिए इसका बच्चा जैसा दिमाग लगाए हैं, जैसा आपको 9th का बच्चा ग्राफ बनाता है, 10th का बच्चा ग्राफ बनाता है तो कैसे करता है वो, लीनियर का ग्राफ बनाता है तो एक्स का वैल्यू लेता है वाई निकालता है, एक्स का वैल्यू लेता है वाई निकालता है, और एक्स का वैल्यू लेकर वाई निकाल के दोनों पॉइंट को मिला देता है तो ग्राफ आता है कि नहीं। तो वही जुगाड़ हम भी लगाने जा रहे हैं, मतलब हम भी एक्स का कुछ सेलेक्टेड कुछ खास वैल्यू लेते हैं और कुछ वैल्यू लेकर के वाई निकालते हैं। ओके, तो हम एक्स का वैल्यू लिए है 0 से लेके 1, पूरी 0 से 1 करने से आगे सर एक्सीडेंट निकालिए, दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम, चलिए इधर बताते हैं। कोऑर्डिनेट जो सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं बाबू ऐसे करके, इसका शुरुआत इनिशियल ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, ऑरिजिन 0 से 1 2 3 4 5 से होता है। इसीलिए हम भी बाबू जो शुरुआत कर रहे हैं वो छोटा छोटा स्मॉल वैल्यू लगातार ही ले रहे हैं। बोलिए ठीक है सर, आप 0 से तो बोल दी शुरुआत होता है तो 0 से ले रहे हैं, लेकिन 0 से 1 इंटरवल में क्यों लिए सर? आप एक आध दोनों वैल्यू लेते हैं, एक्स पावर 1 लेते, 2 लेते, 4 लेते, ऐसे करके लेते, आप ये इंटरवल में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटरवल में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 1 इस इंटरवल में एक्स का कोई वैल्यू रहेगा तो उसका वाई का रिजल्ट कॉमन उसके ठीक पीछे का पूर्णांक 0 आएगा, 0 से 1 इंटरवल के लिए, ठीक है। इसलिए दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में हम वैल्यू को ले रहे हैं, 4 से 5 के बीच में रहेगा, एक्स ले सकते हैं 5 6 9 10, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में वैल्यू लीजिएगा तभी निकल पाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। कोई कहेगा ए बाबू एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 10 के बीच में है, 2 से लेकर 10 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, नहीं बता पाएंगे। 2 से 10 के बीच में उसको बोलना पड़ेगा कि 2 से 3 के बीच में है कि 3 4 के बीच में है कि 4 5 के बीच में है कि 5 6 के बीच में कि 7 8 के बीच में, और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब उसके पीछे का पूर्णांक उसका वैल्यू आएगा। ओके, तो हम कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में 0 से 1 ले रहे हैं, 0 इसमें इंक्लूड हो सकता है, 1 के लिए इंक्लूड नहीं हो सकता। बोली का है 1 इंक्लूड क्यों नहीं सकता है? देखिए 1 अगर इंक्लूड कर दे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाए, 1 छोड़ा करके और 0 भी मिला करके इसके बीच में कोई नंबर लीजिएगा तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 तक लीजिएगा ना तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, समझे। इसीलिए लोअर वाला वैल्यू इंक्लूड है, आगे वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकता है। अगर 1 इंक्लूड करिएगा तो इसका रिजल्ट फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट 0 नहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू 0 से 1 लिए तो y का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना देगा तुमको? 1 से 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, एक आध दो नेगेटिव ले लिए, -1 से 0 ले लिए, -1 आ जाएगा, y को -1, यही सब बनाते देखिए। ये लाइन जो है हरा वाला जो बनाया है इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक, इसमें 1 नहीं है और 0 है, तो x का वैल्यू 0 से 1 तक है, लेकिन इसमें y का वैल्यू कितना है? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस पर है तो हम जानते हैं कि x एक्सिस पर जो भी लाइन होता है उसमें y का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए ये जो ई वाला ग्रीन वाला जो है इसमें y बराबर 0 है और साथ ही साथ x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1,
तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, कर रहा है ना। हाँ, और फिर आगे x का वैल्यू 1 से 2 के लिए y का वैल्यू कितना है 1, तो ये देखिए y बराबर 1 इसी सीध में बनेगा। देखिए y बराबर 1 के सीध में बनेगा, लेकिन y बराबर 1 है पूरा ही लाइन, लेकिन इसमें x का वैल्यू कहाँ से 1 से लेके 2 तक के लिए x का वैल्यू 1 से लेकर 2 लेंगे तब जाकर y इक्वल टू वाला 1 आ रहा है। तो 2 इंक्लूडेड नहीं है और 1 इंक्लूडेड है। 1 पर क्लोज इंटरवल तो 2 पर ओपन इंटरवल। ठीक है बाबू, ये 2 से 3 के बीच में ले रहे हैं तो y बराबर 2 आ रहा है, लेकिन y बराबर 2 के सीध में बनेगा। जब 2 लेगा तो 3 से 4 के बीच में लेगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। -1 और 0 बीच में लेगा तो y बराबर -1 आ जाएगा। ये सीधी जैसे खराब कर देगा। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के बाद ऐसा करेक्शन नहीं लीजिएगा। तो बाबू लास्ट हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल, इसको y बराबर x लिख करके y बराबर x लिख करके इस तरह का कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। इसी को बाबू पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू x। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका x इसमें कैसे कैसे डाले से y निकलता है। इसमें आप कोई नंबर का ये पता करते हैं कि उसका डेसिमल वाला पार्ट कितना है। जैसे आप 4.4 का फ्रैक्शनल पार्ट आपसे कोई पूछ दिया, 4.4 का भी वाला हिस्सा कितना है, तो 4.4 को कोई बच्चा 4 + 0.4 लिख सकता है। तो 4 जो है वो इंटीजर वाला हिस्सा, पूर्णांक है, पूर्णांक, और ये जो है वो डेसिमल वाला पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 4.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.4, वही यहाँ लिखे हैं। 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। 4 खुद इंटीजर है, तो जब 4 खुद इंटीजर रहेगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट को कहेगा तो 4 को ऊपर बच्चा 4 + 0.00 लिखेगा। तो 4 इंटीग्रल पार्ट है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.00 है। तो 0.00 क्या होता है 0 होता है, माने अगर इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो 4 का खुद इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 भी हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है। किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है बाबू, कोई नहीं सकता। जैसे ऐसे लिखा रहे 5 का पूछे जिसको 4 + 1 बोल देगा तो 4 इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और 1 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। नहीं, 1 फ्रैक्शनल पार्ट, 1 तो पूरा इंटीजर है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 भी नहीं हो सकता है, 1 से कम होगा और 0 हो सकता है ना, तो 0 और 1 के बीच में। कभी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। ऐसे भी करना है सर कि 2 + 3.7 तो 2 इंटीग्रल पार्ट हो गया, वाला फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। कि 3.7 जुटा रहेगा तो जो 3 है वो इधर में आ जाएगा। 2 + 3.7 5.7 हो जाएगा। 5.7 तो 5 उसमें इंटीजर है और 0.7 फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ रहे बाबू। तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है कहां से कहां तक होता है बाबू 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब y का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में। एक बार हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर डिस्कस किए तो थोड़ा डिवीजन बहुत मुश्किल होता है। x का वैल्यू सपोज करते हैं 2.5 सपोज करते हैं 2.5। इसका ग्रेटेस्ट मीडियन कितना आएगा 2.5 का 2 और 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.5 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। आप हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 को कोई बच्चा 2 + 0.5 लिख सकता है और 2.5 को ही अपने भाषा में x माने थे x, वही 2.5 के बाद x लिख दिए। अभी जो 2 है वो 2.5 मतलब x का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 के बदले x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिए और 0.5 2.5 का ही फ्रैक्शनल पार्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब x का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0.5 के जगह पर x का फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं तो x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू पूछेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो इधर प्लस में जब चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू इधर पहले से x था इधर होने चल गया तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। इसी को थोड़ा सा इन्हीं वाला इन्हें लिख देते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू किसके बराबर होता है बाबू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर होता है। इसका ग्राफ बनाना है तो अब एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जगह पर इसी की जगह पर वाला लिखें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x
तो यहाँ भी x का वैल्यू 0 से 1 लिए, तो 0 से 1 करोड़ों अरबों वैल्यू है। ये अरबों वैल्यू x के जगह पर नहीं रख सकते हैं, करोड़ों अरबों है, लेकिन इसका वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन 0 से 1 के बीच में x रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, तो ये x माइनस इसी का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो x माइनस 0 x हो गया। 1 से 2 लेंगे तो 1 से 2 में x करोड़ों खरबों है, वाला नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसका वैल्यू लिख पाएंगे कि 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू x का वैल्यू 1 आएगा ना। यहाँ देखिए x माइनस इसका वैल्यू 1 आएगा, तो x माइनस 1 हो गया। 2 से 3 के बीच में इसका वैल्यू 2 आएगा, तो x माइनस 2 हो गया। एक आध को वैल्यू माइनस में ले लिया है, तो माइनस 1 से 0 लेंगे तो इसका वैल्यू माइनस 1 आएगा, माइनस पहले से तो प्लस 1 हो गया। ये सब लीनियर है। y बराबर x, देखिए y बराबर x लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, इसमें 1 पर छूटा हुआ रहेगा, 1 बॉर्डर है, 1 पर छूटा नहीं है। फिर ये y बराबर x माइनस 1 का ही ग्राफ है, y बराबर x माइनस 2 ऐसे करते करते और आगे तक थोड़ा ग्राफ बनाएंगे लीनियर का बाबू। इसका डिजाइन बाबू इस तरह का देखो, ये 1 इंटरवल पर जो फंक्शन ग्राफ रिपीट करना है जिसका पीरियड बाबू 1 है। ठीक है, आप भी बता सकते हैं, तो सर वीडियो देख लीजिएगा, बाकी अलग से बता देंगे। क्लास का टाइम थोड़ा डबल किल हो जाता है, टेंशन थोड़ा ज़्यादा आता है, बस छुट्टी हो गया पिछले सप्ताह में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया। सिलेबस तो बड़ा बहुत अच्छा, ऐसे नॉर्मल एग्जाम के एक दिन छुट्टी हम नहीं देने का बोला जाता है, लेकिन बड़ा से आके क्लास ले रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि आप लोगों को बहुत मदद की, ज़्यादा तो सुन रहे क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर आपका थोड़ा जाना मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन नाम थोड़ा सुना हुआ बाबू। मॉडुलस वैसा फंक्शन होता है बाबू जिसमें x के जगह पर दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डाले चाहे नेगेटिव नंबर डाले, इसका जो वैल्यू आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मॉडुलस का सोना हुआ रहता है कि ना। आगे लिखते कैसे मॉडुलस को, y बराबर x लिख करके और इस तरह का स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, सीधा रेखा। इसी को पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ x। ओके, हाँ, इसी को बाबू कहा जाता है, इतना इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ x। इसी को कहा जाता है बाबू मॉडुलस ऑफ x का मॉडुलस कहा जाता है। अब चूंकि ये भी फंक्शन है, इस पे भी x का वैल्यू डालने से किसका वैल्यू आएगा, y का। लेकिन y कैसे इसमें आता है, x दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिएगा तो y का वैल्यू 1 आता है, और x दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डालिएगा तो y का वैल्यू -1 आता है। ठीक है, -1 बोल रहे हैं, नेगेटिव नंबर डालिएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आता है नहीं। माने कैसे, जैसे y इक्वल टू आपको 3 का मॉडुलस होता है, तो 3 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव। तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिएगा बाबू, ये अंदर जो डाला हुआ है ना वैल्यू बाबू, वो अंदर डाला हुआ वैल्यू डायरेक्ट बाबू बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव नंबर डाल भी रहा है और वैल्यू भी पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव नंबर अंदर डाल भी रहा है और उसका वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, मतलब जो डाल रहा है वो हूबहू डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर डालिएगा तो, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर अगर इसके अंदर डालिएगा, नेगेटिव नंबर अगर डालिएगा, देखिए मॉड के अंदर बाबू यहाँ नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं, लेस देन 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर भी डाले तो मौजूद भी मॉडुलस का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगा। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव डाले चाहे नेगेटिव डाले, इसका जो वैल्यू मान आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, लेकिन नेगेटिव डाले से वैल्यू कैसे पॉजिटिव बनेगा देखिएगा। हाँ, ये अगर अंदर में नेगेटिव नंबर डालिएगा बाबू, तो डाला हुआ नंबर कितना है, डाला हुआ नंबर -3, डाला हुआ नंबर कितना बाबू -3। नेगेटिव नंबर डालिएगा तो डाला हुआ नंबर के पहले ओ माइनस लगा देंगे। नेगेटिव नंबर डालिएगा तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर अगर गुना होता है तो आपका वैल्यू बाबू पॉजिटिव हो जाता है। सब बच्चे जानते होंगे कि नेगेटिव पहला ही से था -3 और -3 के पहले एक और माइनस से गुना कर दिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये इसको क्या बना देगा बाबू, मतलब कि अगर पॉजिटिव नंबर डालिएगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर डालिएगा तो डाला हुआ नंबर के पहले माइनस बन जाएगा। डाला हुआ खुद नेगेटिव है, नेगेटिव के पहले नेगेटिव डाल जाएगा तो प्लस बन जाएगा। समझ रहे थोड़ा। हाँ देखिए, बोली सर 0 डालिएगा तो क्या होता है सर,
जीरो डालिएगा अंदर, बता सकते हैं? जीरो डालिएगा तो हाँ, जीरो का मॉडुलस पाओ जीरो का, मैंने जीरो के केस में भी अंदर वाला ही है, डायरेक्ट बाहर हो जाता है। अच्छा, जीरो ऐसा नंबर है जिसके पहले आप प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम प्लस ही लगा के इसका बात करते हैं। कहा माइनस देख करके आपको बहुत टेंशन होता है, नहीं कोई भी आपको बहुत टेंशन होता है नहीं, और जीरो देखने से कम टेंशन होता है, खाली कि माइनस दिख जाए फिर आपका इसका टेंशन हो जाएगा। जैसे आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं, सब देखते 0 रुपये दिखता है, 0 0 अकाउंट बैलेंस, 0 अकाउंट बैलेंस 0, इसका टेंशन का होता है, चलो बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन 0 ऐसे लिखा है, इसका पहले पूरा बड़ा माइनस लगेगा तो थोड़ा सा एडिशनल आपको एकदम सरदर्द जैसा लगेगा कि ऐसे कैसे लिखा है 0 ही रुपया, लेकिन माइनस देख के आपको डर लगेगा। बाबू हाँ देखिए, अब इसी को जनरलाइज करते हैं डियर फॉर y बराबर मॉडुलस ऑफ x, घबराइएगा ना। अभी जो मॉड के अंदर जो x जो घुसा हुआ है x पॉजिटिव नंबर है, सूचित की नेगेटिव नंबर x है पॉजिटिव वेरिएबल वेरी गुड। x का बहुत वेरिएबल है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वेरिएबल है, वेरी करता है, क्या बात कुछ भी हो सकता है। 10 में पूछ रहे 10 अगर कोई पूछेगा तो 10 पॉजिटिव नंबर है, -10 पूछेगा तो -10 नेगेटिव नंबर है, लेकिन x तो वेरिएबल नंबर है, तो वेरिएबल नंबर है तो हमको केस लेना पड़ेगा, दो केस लेना पड़ेगा। पहला केस लेना पड़ेगा कि x तो वेरिएबल नंबर है, तो हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 को ही क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरा केस लेना पड़ेगा कि x जो है वो 0 से छोटा हो जाए, और जो नंबर 0 से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, नेगेटिव नंबर। तो अभी टीचर बोल रहा था कि जब पॉजिटिव नंबर डालेगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर, जब x पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो अंदर जो डाला हुआ है वो डायरेक्ट बाहर कर दें। हाँ, डायरेक्ट अंदर वाला डायरेक्ट बाहर, बराबर यहाँ नहीं देंगे, बराबर दे दिए पहले ही, डायरेक्ट अंदर वाला डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। ओके, और जब x नेगेटिव नंबर डालेंगे, नेगेटिव नंबर डालते हैं तो बाहर निकलता है, तो डाला हुआ देखिए, डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लग जाता है। तो जब x नेगेटिव नंबर डालेंगे तो डाला हुआ नंबर यहाँ x है, डाला हुआ नंबर के पहले ये देखिए, डाला हुआ नंबर x है, अब x नेगेटिव मान चुके हैं, तो डाला हुआ नंबर के पहले, समझ रहे हैं थोड़ा सा? हाँ, तो मतलब आपको अगर मॉडुलस का ग्राफ बनाना है तो मॉडुलस से 2 को निकल रहा है, ये मॉडुलस खिचड़ी हो गया, और खिचड़ी से ही y बराबर चावल निकल रहा है, y इक्वल टू दाल निकल रहा है, खिचड़ी से ही पार्ट है चावल और दाल। खिचड़ी को आप ढक दीजिएगा तो हमको y बराबर चावल दिखेगा और y बराबर दाल दिखेगा। हम y बराबर चावल का ग्राफ बना देते हैं, y बराबर दाल का ग्राफ बना देते हैं, और चावल और दाल का ग्राफ बना के मिक्स कर देंगे, एक साथ बात कर देंगे तो खिचड़ी का ग्राफ आ जाएगा। खिचड़ी चावल दाल से बनता है ना खिचड़ी, जानते हो खिचड़ी? देखिए, अब खिचड़ी को नहीं जानेगा भारत में तो समझो कि विदेशी है नहीं। देखिए, तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना है खिचड़ी का, देखिए लिखते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉडुलस ऑफ x। एट फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट क्लास इसका नोट्स भी देंगे। ड्रॉ द ग्राफ, अभी नोट्स का कोई काम ना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x चावल एंड y इक्वल टू बाबू -x दाल, चावल और दाल का ग्राफ बना देंगे। ओके ओके बाबू, देखिए इसका ग्राफ बनाने आता है बाबू, y इक्वल टू x का, y इक्वल टू x, यह स्ट्रेट लाइन में था पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्लोप 45 डिग्री, और y इक्वल टू -x, ये भी ऑरिजिन से पास करेगा, x पर 0 पर ये भी 0 आएगा, लेकिन इसका स्लोप हाँ 135 आ जाएगा, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन का चीज़ है। तो y इक्वल टू x डायरेक्ट बना देते हैं, जानवे करते हैं तो काहे टाइम वेस्ट करें। फिर बाबू ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है बाबू? बोली सर आप जब 11th में हमको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो y इक्वल टू x पूरा ऐसे बनाते थे सर, आप नीचे नहीं खींचे सर, नीचे नहीं खींचे, काहे ने नीचे खींचे बाबू? काहे कि y इक्वल टू चावल तब है जब x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माने y एक्सिस के राइट। तो ये जो y इक्वल टू x जो फिगर दिखेगा यहाँ मॉडुलस में, ये y एक्सिस के राइट में दिखेगा। अगर आप इसको पीछे खींच दीजिएगा तो इसका मतलब
y इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में भी नजर आ रहा है, x नेगेटिव में तो नहीं है। y इक्वल टू एक्स जो ग्राफ है वो किस वैल्यू के लिए बाबू? x पॉजिटिव के लिए है। तो y इक्वल टू एक्स सिर्फ दिखेगा x पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं, काहे कि 0 के बराबर भी रहता है तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर हो जाता है 0 के केस में भी। ओके, और y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा होगा, लेकिन ये सिर्फ y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स का किस वैल्यू के लिए है? 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, x नेगेटिव के लिए। तो y इक्वल टू माइनस एक्स दिखेगा y एक्सिस के लेफ्ट साइड के लिए। काहे का अगर इधर इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव में भी नजर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको बना भी ऐसे, अगर बना भी दीजिएगा ऐसे ना, तो इसको गोली मार के हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अगर आप इसको नीचे खींच भी दीजिएगा ना ऐसे, इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। मतलब y इक्वल टू एक्स, एक्स पॉजिटिव में नजर आएगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव में नजर आएगा। ओके, और ये चावल है और ये दाल का ग्राफ है, चावल दाल का मिक्स करके बात करेंगे तो खिचड़ी का ग्राफ होगा। खिचड़ी मतलब मॉडुलस का ग्राफ। ठीक है बाबू, तो ये दोनों को मिला करके बात करेंगे, ये दोनों को मिला करके बात करेंगे बाबू। तो ये किसका ग्राफ होगा बाबू? y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। ऑरिजिन पर भी लिख देना है, मॉडुलस का ग्राफ रहेगा तो ऑरिजिन पर क्या लिख देंगे बाबू? भी। सुन लीजिए, अभी हम लोग इस ओरिजिनल ग्राफ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका डुप्लीकेट भी करने के लिए रहता है और क्वेश्चन भी पूछता है। आप कहीं एग्जाम में जाइएगा तो मॉडुलस नजर नहीं आवेगा, आ भी सकता है। कर्व को ही बाबू ग्राफ बोलते हैं बाबू, ट्रिगोमेट्रिक कर्व। तो सबसे पहला बाबू आपका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। 11th में भी पढ़ाए थे साइन कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक का, लेकिन बहुत से बच्चे 11th में नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो भूल गए होंगे। यहाँ पर बाबू इसका आवश्यकता जरूरत है बाबू। देखिए साइन एक्स का ग्राफ बच्चा जैसा बताते हैं, कैलकुलस का भी यूज करके ग्राफ बनता है, जो ट्रिगोमेट्रिकल का, मैंने डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे ना बाबू तब उसको याद दिलाइएगा, हम बता देंगे कि डिफ्रेंशिएशन का यूज करके ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। लेकिन अभी बच्चा वाला टेक्निक से हम बता रहे हैं ग्राफ को। देखिए साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है बता सकते हैं क्या? ट्रिगोमेट्री में पढ़ाया गया है, -1 से 1 तक होता है बाबू। साइन एक्स का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और साइन एक्स को ही क्या बोला जा रहा है? y बराबर साइन एक्स है। तो साइन एक्स के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन एक्स के जगह पर y पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू बाबू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बाबू? -1 से 1 तक हो जाएगा। y माने साइन का जो फिगर बनाएंगे उसमें y का जो मैक्सिमम औकात होगा 1 होगा, और y का जो मिनिमम औकात होगा वो -1 होगा। बाकी उसके बीच में भी होगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम +1 से -1 होगा। चलिए इसका ग्राफ बनाने के लिए बाबू बच्चा का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। जैसे अभी ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ग्राफ बनाना था तो उसमें हम क्या किए थे, उसमें x का कुछ अपना मन से वैल्यू लेते थे और y निकाले थे, x का कुछ वैल्यू लेते थे y निकालते थे। तो उसमें भी ऐसा ही करते हैं, इसमें भी हम लोग वैल्यू कुछ वैल्यू बाबू x का ले करके और किसका वैल्यू निकाल लेते हैं बाबू? y का वैल्यू निकाल लेते हैं अपना मन से, जो एंगल का वैल्यू हम जानते हैं। देखिए ऐसे इस तरह का एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहले बाबू x बराबर 0 लीजिए, 0 तो 0 लीजिएगा तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 0 याद होगा बाबू, साइन 0 0। तो x बराबर 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी कितना होगा बाबू? 0। और डायरेक्ट एक को क्वाड्रेंट बेस पर लेंगे, बीच में 30 और 60 ही सब लेने से कोई फायदा ना होगा। डायरेक्ट 0 के बाद डायरेक्ट 90 लेते हैं, और 90 के बाद 180, 270, 360 ऐसा करके लेते हैं, ठीक है बाबू। हाँ तो डायरेक्ट x बराबर फिर डायरेक्ट लेंगे 90 का मतलब π/2, रेडियन में लिख रहे हैं, रेडियन में ज़्यादातर जगह पर रेडियन में लिखा रहता है। तो यहाँ 90 रखेंगे π/2, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है, ठीक है बाबू। हाँ बच्चा जैसा कर रहे हैं। और x बराबर फिर 90 भी हो गया, 90 के बाद पाई डालिए, पाई डायरेक्ट, बीच वाला वैल्यू डालने से कोई फायदा ना होगा, मैंने कोई काम नहीं करेगा, वैल्यू डालने से कोई मैंने दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन कोई काम नहीं करेगा, व्यस्त चला जाएगा। तो x बराबर पाई लीजिए, तो साइन पाई पता है, साइन पाई 0। जब जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे तो साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। n पाई माने 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई,
4 पाई माइनस 5 पाई 100 पाई सब जीरो, टोटल प्रूफ भी किया गया था। और ना है तो यहाँ निकाल के भी देख सकते हैं, साइन पाई को 180 को साइन 90 प्लस 90 लिखेंगे। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉफ थीटा होता है, तो थीटा जब 90 कॉफ 90 जीरो, समझे बाबू। हाँ, तो यहाँ से एक्स बराबर पाई लीजिएगा तो वाई बराबर बाबू जीरो आ जाएगा। फिर और एक्स के जगह पर 3 पाई बटा 2 ले लीजिए, तो 3 पाई बटा 2 पर वाई बराबर -1। देखिए कुछ बच्चा को नहीं पढ़ के आओगे ट्रिगोमेट्री, तो उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। 3 पाई बटा 2 को कोई बच्चा पाई प्लस पाई बटा 2 लिख सकता है। एलसीएम लेगा 2, तो 2 पाई 1 पाई 3 पाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पाई एलाइड एंगल है, एलाइड एंगल में तोड़े हैं। और जब ट्रिगोमेट्री आपको हम पढ़ाते हैं बाबू, तो बोलते हैं कि 90 और 270 में सिर्फ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है, बाकी में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, मैंने सेम रह जाता है। तो 90 नहीं है, पाई है, पाई मैंने 180, तो 180 में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, तो नहीं करता मैंने साइन है ऊपर, तो नीचे भी साइन लिखेंगे। अब 180 के बगल में जो जूटा घाटा रहता है डेट इज कॉल्ड थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 के बगल में जो जूटा घाटा रहता है डेट इज कॉल्ड थीटा। थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, सबसे लास्ट में साइन देते हैं चिन्ह प्लस की माइनस। तो 180 में कुछ जुट रहा है, तो 180 यहाँ तक होता है, इसमें कितना जुट रहा है वो मत देखिए। 180 में बस कुछ जुटा हुआ है, तो जैसे 180 में कुछ जुटेगा तो सबसे पहले गाड़ी कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल में साइन लगा हुआ है सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन लगा तो ऑल स्कूल टू कॉलेज सर। थर्ड में खाली tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। ये सब पढ़ाए हैं। ऐसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन में सब पूरा यूज आवेगा, तो वहाँ एक बार पूरा रिविजन भी करवा देंगे। हाँ, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 के पहले माइनस लग गया तो -1 हो जाएगा। नहीं पता रहने पर निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 3 पाई 2 का वैल्यू कितना लिख दे बाबू, -1। अब एक और ले लीजिए, x बराबर बाबू 2 पाई ले लीजिए, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा बाबू 0। एक आध को आप माइनस में भी रख सकते हैं, -90 लीजिएगा तो ये आपका y बराबर -1 आ जाएगा। इतना ही से बाबू उसका जो रंग रूप है ना साइन का, वो दिखना चालू हो जाएगा, मैंने उसका शेप दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हाथी, तो हाथी का कोई खाली मुंह बना के सूढ़ भी बना दे गणेश जी नियन, तो उसको कोई कहेगा हाथी बनल है। उसका हाथी का पेट तो नहीं बना रहा है, पैर भी नहीं बनाया, पूंछ ही सब नहीं बनाया, खाली मुंह बना के सूढ़ ऐसे लंबा कर दिया, गोल सूढ़ कर दिया, समझ जाए कि हाथी है। तो इतने से पता चल जाए कि हाथी है, समझ रहे ना। देखिए किसी भी बाबू फंक्शन का ग्राफ बनाना रहता है तो सबसे पहले बाबू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हाँ देखिए ग्राफ जो बोर्ड पर से जो बनाना है बाबू, थोड़ा सा जैसे टीचर बताता है बनाता है ना, उसे सटीक बनाना है, ठीक है। इनका जैसे अभी कॉपी को बच्चा लेकर के आए थे समझने के लिए, तो हम सिग्नम का ग्राफ देखे तो यहाँ तक तो ये वाला ठीक बना था इससे, और ये वाला देखे कि ये इतना है, ये इतना ना, ये ऐसे था, तो सटीक जैसा लग रहा है। जैसे अब देखिए ये वाला 1 है, तो नीचे भी 1 जैसा डिस्टेंस लेंथ लगना चाहिए कि नहीं। तो अब थोड़ा मोड़ा का आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए नहीं, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से मैंने जैसे है ना, तो उस तरह से बना, ताकि कोई आपका कॉपी भी तो देख सकता है ना, तो कहेगा कैसे कैसे कर दिया है, ऊपरे 1 इतना लिया, नीचे इतनी सुन लग रहा है। अब स्केल से नहीं नाप रहे, तो नहीं नापने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि दमन ठिकानी जो मन सो ले लेंगे। जैसे हम किसी को देंगे अंदाज से कि लीजिए भैया 2 किलो आलू ले जाइए, तो 2 किलो अंदाज से देंगे तो 1 बोरा इतना उठा के दे देंगे कि 2 किलो में 2 आलू दे देंगे। अब 2 किलो आलू देंगे अंदाज से तो बहुत 2.5 किलो होगा, चाहे तो 1 किलो 700 ग्राम होगा, कि 2 किलो के जगह पर सिर्फ 10-10 किलो दे ले रहेंगे, ऐसा नहीं ना होगा बाबू। देखिए आप ही जैसे आप मान लेते हैं सेव लेने जाते हैं, चाहे सब्जी, कोई कहता है उठाइए पॉलिथीन में 1 किलो चाहिए, लीजिए उठाइए, चुनिए, तो चुन के उठाते उन्हें तो थोड़ा मोड़ा कमता होगा, या तो थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भरता, हल्के से एक आध बार तो एक आते 2 भिंडी निकालता होगा, 1 किलो हो जाता होगा। नहीं कि 1 किलो लेना हो, पूरा देखे कि पूरा 1 झोला उठा दिया, बोली तौली 1 किलो, समझे। तो थोड़ा सा यहाँ से सटीक थोड़ा सा बनाना है। देखिए अभी चूंकि हम बनाने वाले हैं इसलिए थोड़ा बोल दिए। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए। y का मैक्सिमम औकात कितना है 1, और मैक्सिमम मिनिमम औकात कितना है -1। तो इसको बॉर्डर बना देते हैं, सीमा तार से घेर देते हैं,
बात से देखिए y इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अब y इक्वल टू 1, देखिए y इक्वल टू 1, अब y इक्वल टू 1 ये वाला इतना लेंथ लग रहा है तो नीचे अप्रॉक्स लेंथ में मिला जुला को उतने दिखना चाहिए, थोड़ा मोड़ा का फासला हो सकता ही नहीं कि y इक्वल टू 1 यहाँ से बना दें, -1 यहाँ बनावेंगे, ठीक कोई फिटिंग बैठ रहा है नहीं ना। देखिए तो y इक्वल टू -1 बाबू अप्रॉक्स इतना ही नीचे बनाए, देखिए थोड़ा मोड़ा का गैपिंग चल सकता है नीचे, अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन थोड़ा मोड़ा खिंचा जाएगा, ठीक ना। देखिए अब हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो ज़्यादा हो ही जाता है, ज़्यादा कम। देखिए y इक्वल टू -1 हो गया बाबू। अब ये पॉइंट को आप डिनोट कीजिए, माने ये बॉर्डर हो गया, मैंने तुमको y बराबर 1 तक मैक्सिमम जाना है और नीचे -1 तक मिनिमम रहता है, बाकी इसके बीच में आ रहा है, ना 1 को क्रॉस करना है ना नीचे -1 को क्रॉस करना, तुम्हारा साइन का औकाते नहीं होता है। चलिए x बराबर 0 पर y बराबर भी क्या रहा है 0, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 ऑरिजिन पर यहाँ पर है, फिर x बराबर 90 पर, तो x जब लेते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेते हैं, x ऐसे चलते हैं आगे पीछे, और y लेते हैं तो वर्टिकली अप डाउन करते हैं ऊपर नीचे, तो x 90 है, तो x 90 ऐसे नहीं चलेंगे हॉरिजॉन्टल। अब x 90 पर y बराबर 1 आ रहा है, तो y बराबर 1 ऊपर नहीं चलेंगे, ये लाइन पर जाएंगे, y बराबर 1 पूरा लाइन का नाम है y बराबर 1, तो x बराबर 90 पर y बराबर 1 यहाँ पर आवेगा x 90 पर y 1, तो y 1 ऊपर चल गए, तो ये पॉइंट का नाम क्या है x बराबर 90 पर y बराबर 1, फिर x बराबर पाई पर y बराबर 0, तो x बराबर पाई पर y बराबर 0 लाइज ऑन x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, x पाई पर y 0 आ रहा है, x 3/2 पर y बराबर -1, तो 3/2 पर y बराबर -1 यहाँ आ जाएगा -1 नीचे, ये 3π/2 पर y -1 लिखा ली वाला, और ये 2π पर 0 यहाँ पर अंदाज से 2π पर 0 घबराइएगा ना। देखिए 0 से लेके बाबू x बराबर 0 से ले 0 पर 0 था, x पर 90 पर 1 हो गया, तब वैल्यू बढ़ा कि घटा, x बराबर 0 पर y भी 0 था, अब x जब बढ़ा दिए 90 तो y भी 1 हो गया, तो y यहाँ 0 रुपया था, यहाँ y 1 रुपया हो गया, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत स्लो बढ़ रहा है, 0 से लेकर 90 एंगल बढ़ाए हैं और उस बीच में वैल्यू 0 से लेकर 1 ही गया है, तो जब बहुत स्लो इंक्रीमेंट कहीं पर होता है ना बाबू, तो वहाँ पर हम लोग ग्राफ से कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व से, और अगर बहुत फास्ट अगर इंक्रीमेंट कहीं पर होता है तो वहाँ पर बाबू हम लोग इस तरह का स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, सीधा लाइन से, बहुत फास्ट इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस बार मेरे पास 2026 में जेई में 5 रिजल्ट हो, 2026 में 27 में सीधा हो जाए 2000, तो 2000 तो उतना जल्दी लड़कों नहीं बढ़ेगा, और 5 से दूसरे 2000 रिजल्ट हो जा रहा है, फिर 2028 में देखिए 1 लाख रिजल्ट, पागल नियन है, समझ रहे ना। हाँ, तो हम अगर रिजल्ट को दिखाएंगे अपना मैंने बोर्ड बैनर पर, तो वहाँ देखेंगे इधर नंबर ऑफ ईयर लिखेंगे, इधर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे y एक्सिस, तो वहाँ पर हमको इस तरह का स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ जानकार आदमी समझेगा कि इसका जो रिजल्ट है इंस्टीट्यूट का वो बहुत ज़्यादा हाईली तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वही 2026 में हुआ 5 गो, 2027 में 6 गो, 2028 में 8 गो, कितना स्लो बढ़ रहा है, 1-2 को बढ़ रहा है, तो 1-2 तैयो बढ़ ही रहा है, लेकिन 1-2 को बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जब बैनर छापेंगे, अपना बैनर जो रोड पर लगाने के लिए, इसमें ऐसा शो करेंगे, ये कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर नंबर ऑफ ईयर लिखेंगे 2026-27 और इधर नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट लिखेंगे, इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्लो इंक्रीज कर रहा है, और इसका मतलब ये फास्ट इंक्रीज कर रहा है। ओके, मिटर गया। हाँ, फास्ट इंक्रीज कर नहीं सकता है तो मिटर गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ 0 से 1 हो रहा है, तो 0 से 1 बहुत स्लो। हाँ बाबू, कितना पीते हैं बाबू, ठीक ना। अब हम एक बार चढ़े हैं जो सर है पानी बचा हुआ है ना, मांग लीजिएगा 1 बोतल और पानी, उसमें देता है 1 बजे लगता है।
गर्मी अब बढ़ेगा, पूरा मई और जून रहेगा, जुलाई आएगा तब थोड़ा मोड़ा बारिश होगा। 0 से 1 देखिए, 0 से 1 बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज दिखावेंगे लेकिन ऐसे दिखावेंगे, देखिए कर्व से, ठीक है बाबू। और यहाँ पे देखिए माइनस 1 से क्या हो गया बाबू, 1 से 0 तक घट रहा है, तो 1 था लेकिन 1 से 0 हो जा रहा है। तो पहाड़ पर जो चढ़ा था ना, पहाड़ पर 0 से 1 जो चढ़ा था, फिर 1 से नीचे उतार के 0 पर आ जाएगा, ठीक है ना, उतार दें। देखिए इसको आप एरो भी मार सकते हैं, इसका मतलब ये चढ़ रहा है और इधर से क्या कर रहा है, उतर रहा है। ऐसे करके चढ़ा, 0 से 1 गया और 1 से 0 हो गया, ठीक है। फिर 0 से क्या हो जा रहा है, -1, तो अभी और घट रहा है। हाँ मानी 0 है, अभी -1 पर आ रहा है, -1 मैंने अभी और कुआं में जाएगा, नीचे यहाँ पर आना है इसको, -1 यही नहीं पढ़ना है, y बराबर। हाँ तो अभी और इसको नीचे उतारेंगे, कर्व से, और फिर -1 से क्या हो जा रहा है, 0, तो -1 से 0 मैंने फिर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, चढ़ गया। और फिर आगे नहीं बनाए, इसी तरह का आगे कितना दूर बनाइएगा बहुत, इसी तरह से ग्राफ क्या होते चले जाएगा, चढ़ता उतरता चला जाएगा। हाँ बाबू, हाँ ये π/2 के लिए लिखे, -/2 के लिए, माइनस के लिए, मैंने पीछे वाला के लिए एक आध गो लिख दिए हैं, समझे। ये 2π पर निकालिएगा तो 2π पर 0 है, और ये 5/2 पर नहीं निकाले हैं, तो 5/2 पर निकालिएगा 2π + π/2, तो 2π मैंने 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो 5/2 पर वैल्यू 1 आवेगा, 1 आवेगा। तो यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 5π/2 पर वैल्यू कितना आएगा बाबू, 1, 2.5 पर, 2.5 के बाद फिर 3π पर क्या हो जाएगा, 3π पर 0 हो जाएगा, 3π, 1π, 2π, 3π, 4π सब 0 होता है। और फिर 3.5 का मतलब 7π/2, 7/2 पर निकाल के देख सकते हैं, -1 आवेगा। फिर यहाँ फिर आगे कट करेगा 4π पर। उसी तरह से सिलसिला जो है वो कितने दूर इनफाइनाइट तक चलते रह जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव में भी कर लेते हैं, तो नेगेटिव -90 पर -1 आ रहा है, तो -90 पर -1 आ रहा है, मैंने ये पूरा नीचे ऐसे करके आवेगा, ऐसे करके। ये वाला वैल्यू देखिए, ये -90 पर वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, -1। और फिर ये वाला कट कहाँ पर करेगा, ये कट करेगा -π पर 0, और यहाँ -3/2 पर +1, और ये -2π पर वैल्यू बाबू 0। ये जो ग्राफ दिख रहा है बाबू, ये आपका साइन का फिगर दिख रहा है। रुक जाइए, घबराइएगा नहीं, सुनिए। ये साइन का फिगर आगे 11th में पढ़ाया गया था, याद रखना पड़ेगा पॉइंट के साथ। आप अगर खाली फिगर याद रखते हैं कि ऐसे ऐसे करके जल्दी से ऐसे करके बना दीजिएगा, अब पॉइंट पता रहेगा कि कहाँ पर x को कट कर रहा है, कहाँ पर वैल्यू 1 हो रहा है, कहाँ पर वैल्यू -1 हो रहा है, तो फिर आप मैथ में आप काम नहीं कर पाइएगा। कहे आप ड्राइंग नहीं आता है कि खाली ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, कि साइन का ड्राइंग ड्रॉ कर देना है, साइन का फिगर बना देना नहीं, आपको मैथमेटिकली एनालिसिस करने के लिए आता है, डोमेन को, रेंज को, मैक्सिमम को, मिनिमम को, एरिया को। फिर बाबू ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू 1 हो रहा है, कहाँ कहाँ पर वैल्यू -1 हो रहा है, कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है। ये सुनिए, एक और टर्म आप बचपन से सुनते होंगे, स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो पीरियड का, पीरियड टर्म सुने हैं। फर्स्ट पीरियड हिंदी है, सेकेंड पीरियड मैथ है, थर्ड पीरियड इंग्लिश है, सुने हैं। तो 40 मिनट का जो टाइम इंटरवल होता है उसको पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि पता है कि 40 मिनट जब होगा, बेल बजेगा, टीचर चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, फिर 40 मिनट होगा, बेल बचेगा, टीचर चेंज, सब्जेक्ट चेंज, मतलब 40 मिनट बाद काम को रिपीट दोहराया जा रहा है। कभी 40 मिनट बाद बेल बजे, कभी देखे बेल आधे घंटा में बजा दे, आधे घंटा में टीचर चेंज सब्जेक्ट चेंज, कभी 20 मिनट में बेल बजा दे और टीचर चेंज सब्जेक्ट चेंज हो जाए। कभी देख रहे थे कि बेल बजा और टीचर घुसिए रहा था, घुसते घुसते बेल बजा दे। तो वो जो टाइम इंटरवल जो मनमौजी चल रहा है उसको हम लोग पीरियड नहीं बोलेंगे। आप पीरियड चाहे जितना देर भी रखिए, लेकिन वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। वो जो पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है, जिसमें ऐसे जो पेंडुलम ऐसे ऐसे करते रहता है घड़ी की दुकान में, ठीक है, तो वो उसका मोशन पीरियोडिक होता है, एक टाइम फिक्स होता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड में गया होगा तो 30 सेकंड में फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे बराबर समय में करता है वो, समझे नहीं, वो पीरियोडिक मोशन है। यहाँ पर पीरियड, ये जो जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल कर्व होता है बाबू, उस सबका जो ग्राफ होता है, जो फिगर होता है, सबका पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होता है। रुक जाइए, रुकिए, घबराइएगा नहीं।
सिंपल मेथड से बता रहे हैं। कैलकुलस का भी यूज करके हम लोग बाबू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं बाबू, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलस तो अभी स्टार्ट ही रिलेशन से किए थे, तो अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें भी बाबू जीरो से लीजिए, एक्स पावर जीरो पर कॉस जीरो कितना होता है बाबू 1, कॉस जीरो 1 होता है बाबू कैसा, एक्स पावर जीरो डाले कॉस जीरो वैल्यू वाई बराबर 1 लिख दिए। फिर एक्स बराबर बाबू 90 लीजिए डायरेक्ट, कॉस 90 याद है बाबू हर्ष, कॉस 90 जीरो होता है ठीक ना, कॉस 90 जीरो, ट्रिगोनोमेट्री में पूरा यूज आवेगा इस सब। और फिर एक्स बराबर पाई लीजिए, कॉस पाई बता सकते हैं, कॉस 180 -1 होता है। बोली सर नहीं याद रहेगा तो कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा बता दीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा हमको। याद नहीं रहेगा तो देखिए ये सब पूछा कीजिए, नहीं जैसे आप मान लेते हैं कि हमको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको लगता है रटना है क्या, नहीं याद रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं। कॉस 180 का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कॉस 180 को कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है 180 प्लस थीटा, एक थीटा जब जीरो बने 180 प्लस जीरो, 180 को कोई बच्चा 180 प्लस जीरो लिख सकता है, क्या दिक्कत है 180 को 180 प्लस जीरो लिखने में। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, कॉस 180 प्लस थीटा की जगह पर यहाँ 0 डिग्री है, हाँ तो 180 के टर्म में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज नहीं करता है, मैंने कॉस है तो कॉस लिखाएगा। अब कॉस 180 प्लस थीटा, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है और थीटा के जगह पर 0 डिग्री डाल रहे हैं, और कॉस 0 याद रखना पड़ेगा। अब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो फिर निकालिएगा कैसे, कॉस 0 1 होता है, 1 के पहले माइनस लगा रहे तो -1 हो गया, बात खत्म हो गई। न याद रहने पर आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब सब बात यादें कर ले रट ले। चलिए देखिए इधर सुनिए ना, देखिए तो सप्लाई वाला पानी आ रहा है क्या, वो जो चढ़ रहा है पानी ऊपर, तो उसको खोल के पानी भरी 2-3, मतलब उसमें भरिए डब्बा में, अच्छा पानी रहता है उसका, वो वाला भरिए उसमें, वो जो पानी आता है ना बहुत अच्छा रहता है वो। देखिए वहाँ से नहीं, उसमें बड़ा वाला में, हाँ पानी उसको गिरा दीजिए। एक्स पाई और x बराबर बाबू 3π/2 भी लीजिएगा तो y बराबर कितना आएगा बाबू 0 आवेगा, और x बराबर 2π पर भी बाबू y 0 आ जाएगा, सॉरी 2π पर 1 आवेगा। देखिए तो पानी आल है ना वहाँ पे, ये बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए बाबू, ठीक है ना। आप देखिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सेम बनेगा बाबू, इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इसका वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू, वाई बराबर 1 से लेके बाबू नीचे आपका -1 तक होता है। एक्स बराबर 0 डालने से वाई बराबर 1 आ रहा है बाबू, तो एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 1 ही पॉइंट है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है y एक्सिस पर, और ये y बराबर कितना है 1, पूरे लाइन पर y बराबर 1 है, और आगे x बराबर 90 पर y बराबर 0 आ रहा है बाबू, तो x बराबर 90 यहाँ पर है, तो x बराबर 90 पर y बराबर 0 आ रहा है। फिर x बराबर पाई पर y बराबर -1 आ रहा है, पाई पर -1 नीचे ना आए बाबू, हाँ आप खुद भी बना सकते हैं बाबू, पाई पर -1 आ रहा है, 3π/2 पर 0 आ रहा है, 3π/2 मैंने 1.5 होता है ना, हाँ 1.5 यहाँ पर 3π/2 पर 0 आ रहा है, फिर 2π पर 1 आ रहा है, तो 2π पर 1 यहाँ आ जाएगा। इतना ही से ग्राफ का नेचर दिख जाएगा। देखिए अब 0 x बराबर 0 पर 1 आ रहा है, और जब हम एंगल बढ़ा दे रहे हैं तो वैल्यू कम जा रहा है, वैल्यू 0 हो जा रहा है। देखिए वैल्यू यहाँ 1 था और 1 से क्या हो गया 0, तो 1 रुपये से कोई 0 रुपया हो गया तो घटा कि बढ़ा, घट गया, तो 1 रुपये पर यहाँ पर था 0 रुपये यहाँ आ गया, तो पहाड़ पर जो चढ़ल था पहाड़ से नीचे उतर जाएगा, ठीक है ना, स्लो नीचे उतर जाएगा, ऐसा बाबू देखिए पहाड़ से नीचे उतर गया, ठीक है।
हाँ, और फिर आगे 1 से 0 हो गया, फिर 0 से -1 हो जा रहा था, 0 से -1 हो जा रहा है, तभी आओ कुआं में जाएगा, अभी आओ नीचे जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे 0 से -1 यहाँ आना है, तो अभी और नीचे आवेगा। आगे बना देते हैं, देखिए फिर 1 से फिर 0 हो जा रहा है, फिर 0 से फिर 1 हो रहा है। ऐसा होगा, इधर पीछे दीजिए, -1 आवेगा, -3π/2 पर भी 0 आवेगा। ओके बाबू, ये भी बाबू पीरियोडिक देखिए एसिम्प्टोट का डिफिनेशन क्या है बाबू? एसिम्प्टोट वैसा लाइन होता है विच मूव पैरेलल टू द कर्व, जो कि कर्व के पैरेलल चलता है। आप थोड़ा सोचिए कि अगर कोई चीज अगर किसी के पैरेलल चल रहा है तो क्या उसको टच और कट कर पाएगा? नहीं। जैसे हम मान लीजिए दीवार के पैरेलल चल रहे हैं तो हम कभी दीवार को कट और टच करेंगे? नहीं। रेलवे का दोनों जो ट्रैक होता है आपस में पैरेलल चलता है तो कहीं भी आपस में टच और कट करता है? नहीं। उसी को यहाँ करके लिखे लाइन विच नाइदर टच और कट, मतलब वैसा लाइन जो कि कर्व को न कट करे न टच करे, उसी लाइन को बाबू एसिम्प्टोट बोलते हैं। जैसे एक कोई कर्व हो गया, कर्व मतलब किसी का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ, और ये पीला वाला लाइन है। पीला वाला लाइन जो है इस ग्राफ को, इस जो ग्राफ गुजरा वाला जो बना हुआ फिगर, इस पीला वाला लाइन में उसको कट कर पाएगा न टच कर पाएगा, कि इधर से ऐसे मुड़ गया, इधर ऐसे ही अपना इस तरह मुड़ जाएगा। और लाइन ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन जो है उस कर्व को न टच करेगा न कट करेगा, किसी लाइन को क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट बोलते हैं। मतलब वैसा लाइन जो कि कर्व को न टच करे न कट करे उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है बाबू? और नोट में थोड़ा सा यहाँ लिखिए, नोट में रुक जाइए, घबराइए नहीं। आप मैथमेटिक्स में जानते हैं बाबू कि दो कर्व आपस में टच कर दे चाहे कट कर दे तब उसका मतलब सॉल्यूशन मिलता है। उसका सॉल्यूशन मिलने का मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन का मिलता है जब आपस में वो टच या कट कर, दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहा है तब सॉल्यूशन मिलेगा। और दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं हो, दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं हो, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्या पैरेलल लाइन आपस में कट और टच करके नहीं करता। तो एसिम्प्टोट कर्व को न टच कर रहा है कट कर रहा है, मतलब एसिम्प्टोट और कर्व का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एसिम्प्टोट का निर्माण वहां पर होगा किसी भी फंक्शन का ग्राफ में जहां पर फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड का मतलब नो सॉल्यूशन, अनडिफाइंड का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब जहां भी फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, नो सॉल्यूशन होगा, वहीं पर एसिम्प्टोट का निर्माण होगा। तो एसिम्प्टोट कर्व को न टच करता न कट करता। अगर टच और कट करता तो सॉल्यूशन मिलता, और टच और कट कर ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब अनडिफाइंड। ओके, तो देखिए नोट में लिखते हैं एसिम्प्टोट आर फॉर्म्ड, एसिम्प्टोट आर फॉर्म्ड, एसिम्प्टोट का निर्माण होगा, एसिम्प्टोट
एसिम्प्टोट का निर्माण होता है, एसिम्प्टोट आर फॉर्म वेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के ब्रैकेट में नो सॉल्यूशन दीजिए, अनडिफाइंड के ब्रैकेट में नो सॉल्यूशन। एसिम्प्टोट का निर्माण वहाँ होगा जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो, नो सॉल्यूशन। एक बताओ मिस लीजिएगा अगर नहीं जानते हो तो, मैथ में अगर ऊपर समथिंग रहता है नीचे जीरो रहता है तो वैल्यू क्या हो जाता है तो अनडिफाइंड, और अगर ऊपर जीरो रहेगा नीचे समथिंग रहेगा तो इसका वैल्यू बहुत जीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं जानेगा तो देख लीजिएगा। मैंने अनडिफाइंड होने के लिए मेथड करी, डिनोमिनेटर बटा वाला का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो, डिनोमिनेटर जीरो का मतलब तब अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ऊपर वाला अगर किसी का जीरो हो जाता है नीचे वाला कुछ समथिंग हो जाता है तो वैल्यू उसका डिफाइंड है, वैल्यू उसका जीरो हो जाएगा। समझ ना, उल्लेख कीजिएगा ना जाने। देखिए टाइम का ग्राफ बनाना, टाइम तो टाइम को क्या लिख सकता है तो बच्चा साइन बटा कॉस, तो बटा में कॉस है, कॉस एक्स। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर कॉस का वैल्यू जीरो होगा वहाँ पर टाइम का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, और जहाँ जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड होता है वहाँ पर एसिम्प्टोट का निर्माण होता है। ओके, एसिम्प्टोट माने लाइन टच करेगा ना कट करेगा, उनको सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो लिखते हैं, देखिए लिखते हैं वैल्यू ऑफ tan x इज अनडिफाइंड इफ cos x बराबर 0। tan x का वैल्यू 0 अपने अनडिफाइंड होगा और सबसे cos का वैल्यू 0 होगा। एंड cos का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होता है? cos x बराबर 0 एट x बराबर, cos x का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होता है? प्लस माइनस, ये सब बताना पड़ेगा, प्लस में है 11 का बैच आपने ज्वाइन किया है। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में, और मल्टीपल का मतलब 1 पार्ट 2, 3 पार्ट 2, 5 पार्ट 2, 7, ये cos का वैल्यू 0 होता है। ओके, प्लस माइनस में सबने बाबू डॉट 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 लिखे एक्सेट्रा आगे तक बढ़ जाएगा। ये सब पर टाइप का वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा है, जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड होता है वहीं पर एसिम्प्टोट बनेगा। ये सब पर टाइम का वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा है और ये सब पॉइंट पर एसिम्प्टोट का निर्माण होगा। एसिम्प्टोट मैंने वैसा लाइन आएगा जो कि कर्व को न टच करेगा न कट करेगा। लिखते हैं आगे, देखिए लिखते हैं therefore एसिम्प्टोट आर फॉर्म, एसिम्प्टोट आर फॉर्म, एसिम्प्टोट का निर्माण होगा, एसिम्प्टोट का निर्माण होगा एट, एसिम्प्टोट का निर्माण होगा एट कौन सा पॉइंट पर? जहाँ पर tan cos 0 हुआ है, प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 5/2, ये सब पर एसिम्प्टोट का निर्माण होगा। ओके, एसिम्प्टोट का निर्माण होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ऊपर वाला वैल्यू 0 होगा वहाँ पर tan का वैल्यू 0 हो जाएगा। काहे कि किसी भी रेशियो में नोमिनेटर 0 हो जाता है, नीचे समथिंग रहता है तो पूरा रेशियो का वैल्यू 0 हो जाता है। तो नोमिनेटर में साइन है, tan का वैल्यू नोमिनेटर में क्या दिख रहा है? साइन। तो लिखेंगे एंड वैल्यू ऑफ tan x, वैल्यू ऑफ tan x बराबर 0 इफ sin x बराबर 0 ना, sin x बराबर 0, और sin x 0 कहाँ कहाँ होता है सर? sin x बराबर 0 होता है एट x बराबर 0 पर, प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस 2 पाई, नहीं टोटल n पाई पर। sin x का वैल्यू 0, x पावर n पाई। जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन 11th क्लास। sin x बराबर 0 होता है x पावर n पाई पर, cos x बराबर 0 होता है x के और मल्टीपल ऑफ 2 के लिए। याद होगा थोड़ा थोड़ा।
फार्मूला का किताब भी दे दिए सहूलियत के लिए, निकाल 5 सेकंड के अंदर निकाल ले सकते हैं, ओनली विदिन 5 सेकंड। तो वो ये फार्मूला किताब का फायदा है। ओके बाबू, और साइन का वैल्यू 0 हो रहा है, tan का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ tan 0 हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर tan का जो फिगर है एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y 0 ताकि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y 0 इसका मतलब tan 0, ठीक है ना। तो लिखते हैं therefore ग्राफ ऑफ tan x का जो ग्राफ होगा इतना विल कट एक्स एक्सिस को कट करेगा एट कौन सा पॉइंट पर 0 पर प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये सब पर tan का जो फिगर है एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्यों एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर क्यों कट करेगा? क्योंकि जहाँ भी कोई भी कर्व है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ y का वैल्यू 0 होता है। तो y का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब tan 0 होगा। ये सब पॉइंट पर tan 0 हो रहा है। तो जहाँ पर tan 0 हो रहा है वहाँ पर tan का जो पिक्चर हुआ है एक्स एक्सिस को कट कर देगा, और जहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है वहाँ पर असिम्प्टोट बनेगा। ओके हाँ, और tan x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखेगा, पूरा छत से लेकर जमीन तक। ठीक है, देखिए ऐसा ही धीरे धीरे होता है बाबू। आज थोड़ा 3 बार अटेंड कीजिएगा। टाइम जैसा फिगर कॉट का है ना, एक और बता देता हूँ अटेंड कर पाते हैं। और कॉसेक जैसा फिगर सेक का है, कॉसेक जैसा फिगर सेक का, और साइन जैसा फिगर कॉस का। इसका थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं, इसको ऊपर करने की कोशिश करें। सबसे पहले एसिम्प्टोट बनाइए, पैरेलल जो चल रहा है कहाँ पर एसिम्प्टोट बनेगा? x log pi by 2, x पर कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x log कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये सब 12th में सब दिक्कतें होना चाहिए। x log कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, x log कांस्टेंट pi by 2 है, और इधर भी क्या होगा x log कांस्टेंट माइनस pi by 2। तो ओके, आगे क्या है? आगे 3 pi by 2 और एसिम्प्टोट बनेगा 3 pi 2 आगे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 pi by 2, और पीछे क्या हो जाएगा? होना नंबर है क्या? माइनस 3 pi 2 और 0 0 कट कहाँ पर करेगा? कट करेगा 0 पर प्लस माइनस पाई, यहाँ पर एक साथ इसको कट करेगा तो हरा कलर वाला डॉट, और यहाँ पर पाई पर कट करेगा, इधर माइनस पाई पर कट करेगा। यहाँ पर बाबू 2 पाई पर ना, आप बनाइए आगे जो है सिम्प्टोट 5 पर होगा, इसी बना सकते हैं, तो पता चल जाएगा। देखिए अब ये एसिम्प्टोट है, लिख देते हैं एक जगह। एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट कहता है कि तुम मेरे पैरेलल चलो, हम को टच करो ना, कट करो, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर एसिम्प्टोट को अगर टच और कट कर दिया इसका मतलब सॉल्यूशन मिल गया। एसिम्प्टोट पर तो सॉल्यूशन मिलता नहीं है, एसिम्प्टोट तो अनडिफाइंड वैल्यू पर आता है क्या? हाँ, ये एसिम्प्टोट है तो कहता है मेरे पैरेलल चलो, तो पैरेलल नीचे से चलेगा कि यहाँ ऊपर से चलेगा? ऊपर से। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90, और 0 से लेकर 90 तक हम जानते हैं ऑल स्क्वायर टू पॉलिश, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो ऊपर से चलाएंगे तब एक्स एक्सिस ऊपर में दिखेगा तो पॉजिटिव दिखेगा, नीचे में तो एक्स एक्सिस की बिलो आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से पॉजिटिव पैरेलल चल रहा था और चलते चलते फोन आ गया, ये भैया पैरेलल चल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमको तुमको ऑरिजिन पर एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। ऑरिजिन पर कोई अंदाजे नहीं बोल रहे हैं, मैथमेटिकली हम आया हुआ है tan का वैल्यू एक्स 0 पर 0 आ रहा है क्या? सब लिख दिए हैं, इसको यहाँ पर से कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए ये अपना धीरे धीरे रास्ता को क्या करेगा वो, धीरे धीरे रास्ता को अपना पोजीशन को चेंज करेगा, चेंज करके आगे बढ़ ही रहा था, कट करके आगे बढ़ रहा था, कि बढ़ते बढ़ते फोन आ गया, ये भैया ठीक है तुम आगे बढ़े हो ना, ठीक अच्छा क्यों, लेकिन हम पीला वाला में असिम्प्टोट है अनडिफाइंड, तो असिम्प्टोट क्या कहता है कि तुम मेरे पैरेलल चलो, हमको टच तो कट नहीं कर देना, पैरेलल चलो। तो हाँ, तो कट करके जा रहा था, देखिए देख रहे हैं
ये पूरा नीचे कुआं तक जाएगा और पूरा ऊपर छत तक ठेकन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे कहाँ पर कट करेंगे सर इसको? यहाँ पर। और ये एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट है तो क्या कहता है? तो मेरे पैरेलल चलो, तो पैरेलल नीचे से चलेगा ऊपर से, ऊपर से लिखा है। कैसे पता चला देते हैं? क्योंकि पाई है 180 है, 270 है। 180 और 270 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम पॉजिटिव होता है। तो नीचे से चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा तब ना पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ देखिए ऊपर पैरेलल पॉजिटिव चल रहा है, पैरेलल चलते चलते कौन आ गया? ये भैया पैरेलल चल रहा है, पाई पर कट करना पड़ेगा। टाइम पाई 0 होता है, टाइम पाई 0। हाँ, इसको अपना पोजीशन को क्या करेगा? धीरे धीरे बाबू चेंज कर देगा। चेंज करके आगे बढ़ रहा था, कौन आ गया भैया? सावधानी से हमें सिंक्रोन है, सिंक्रोन में भैया लेकिन लग रहा था स्पीड से बढ़ रहा था, लग रहा था छू देता, लेकिन देख पा रहे अभी तो गोली कम ले लेती दुश्मन है, पकड़ से बेचारा रास्ता काटा देती। समझे? मतलब तब हल्का भी सटा कैसे, लेकिन दीवार मतलब ऐसे हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसे, लेकिन दीवार में टच नहीं करना। ठीक है, देखिए इधर भी बाबू ऐसा ही बनाते चलिए बाबू। ये वाला पाई पर कट करेगा ऐसा। ये फिगर कितना दूर बनाई बाबू? ये फिगर बनते चला जाए। It is a graph of y equal to x. कॉट का फिगर इसी तरह का बनेगा, खाली उलट जाएगा। कॉट के कॉस में आसान होगा, जहाँ जहाँ साइन 0 वाला वहाँ पर एसिम्प्टोट बनेगा, और जहाँ जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो कॉट वाला थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं ना। अरे वो कॉसेक वाला बना देगा, चाहे कॉसेक वाला सेक वाला तो एक और बन जाएगा। ग्राफ मिलाएगा, चार्ज क्लास ज़्यादा रहेगा।